गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम अपने थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं। आज मैं आपका 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रही हूँ। 4th और 5th चैप्टर हमारे रिमेनिंग है जिनमें थ्योरीज है और वो भी नीडेड हैं। बाकी एज सच हम उनको एक बार लेफ्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका 1st, 2nd, 3rd जो चैप्टर हमने देखे हैं वो हमारी सारी अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ यूज़ होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, जो फाइनली कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मेरी दोबारा उनसे रिक्वेस्ट है, रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। 1st, 2nd, 3rd चैप्टर के जो नोट्स स्पेशली मैंने अलग से आप लोगों को पिक्स सेंड किए हुए हैं, उनको प्रैक्टिकल फेयर नोटबुक में बनाना है, उनको नोट डाउन करना है और आपको डे टू डे बेसिस पे अपना रिवाइज भी करना है। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स मेरे पास खुद ओल्ड एडिशन की बुक है, डीके गोयल। अगर आप लोगों के पास न्यू वन आप परचेज़ कर चुके हैं तो उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, बट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और मुझे आइडिया भी नहीं है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार पैटर्न चेंज है, कैसा क्या है। तो आप लोग अपना मार्केट से अगर बुक ले लेते हैं तो इट्स ओके, अनलेस नहीं तो जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ एग्जाम्पल्स की, उसके अलावा वैसे ही सेम क्वेश्चंस मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसी वीडियो के साथ, तो आप उस पिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेटा ही चेंज होगा, वैल्यूज़ चेंज होंगी, बट फॉर्मेट वही रहेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, हमें अपना सीक्वेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के थ्रू हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हम परफॉर्म करेंगे, उसकी कैसे हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रहा है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल इक्वेशन विच शोज दैट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। हमारे पास जो हमारी असेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होती हैं। वो कैसे, अभी हम प्रूव करेंगे इसको भी। तो जो लायबिलिटी वर्ड है वो क्या कह रहा है, आउटसाइड द लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो अदर लायबिलिटीज़ बैंक जो बाहर से जुड़ी हुई हैं फॉर्म के साथ, और इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, कैपिटल। तो ये सारी कैपिटल सारी लायबिलिटीज़ को जोड़ के क्या बनता है, टोटल सम अप ऑफ लायबिलिटीज़। असेट्स, जो बिजनेस के पास जितने भी असेट्स हैं वो हमारे पास इंक्लूड होंगी। देखिए हमारे पास क्या मेथड बनता है, असेट्स इक्वल्स टू जो हमारे पास है वो कहाँ से आया, बाहर से उधार लेके और फर्म की कैपिटल से। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म यूज़ होगी, हमें इन तीनों टर्म्स की बात करनी है। इससे पहले भी हम इनको डिफाइन कर चुके हैं, बट देखिए असेट्स कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, शेयर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इसमें आपके पास एक टर्म आएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। इस टॉपिक को मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है, आपके साथ। तो अभी फ़िलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, बाकी अदर असेट्स की। इनको जो इंक्लूड किया जाएगा, ये सारी असेट्स में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये बिज़नेस में आएंगे, जैसे हमें कैश रिसीव हुआ तो वो बिज़नेस में आया तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड, और अगर बिज़नेस से गया तो हम क्या करेंगे, लेस। इसी तरीके से हम सारी असेट्स के साथ यही काम करेंगे। अगर वो बिज़नेस में आ रही हैं तो ऐड और जाएंगे तो लेस। इसी तरीके से देखिए लायबिलिटीज़ क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस, बैंक लोन, अनअर्न्ड इनकम एक्सेट्रा। अब एक और टर्म है आपकी आउटस्टैंडिंग एंड अनअर्न्ड इनकम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल लूँगी। आज मैं थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन लूँगी जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो 4 टर्म्स हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। ये 4 टॉपिक मेरे आपके कल के रहेंगे। ठीक है, बाकी हम आज यूज़ करेंगे टर्म्स को। तो इसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ बिजनेस में आ रही हैं तो हम उनको इंक्रीज फॉर्म में ऐड करेंगे, और अगर बिज़नेस से हमें उनको पेमेंट करनी पड़ जाए तो हम उनको क्या कर देंगे, बिज़नेस से लेस। इसी तरीके से हमारे पास 3rd पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल थोड़ा सा इलैबोरेटेड फॉर्म में है। देखिए कैपिटल में इंक्रीज़ कब होगा, जब उसका इंट्रोडक्शन इन बिज़नेस होगा, जब वो बिज़नेस में आएगी। इसके अलावा हमें प्रॉफिट, इनकम या रेवेन्यू की फॉर्म में कुछ भी रिसीव होता है उसको हम अपनी कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीज़ होगा किसी भी वे में। हमने इंट्रोडक्शन मीन्स एक बार कैपिटल लगा दी, इसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, फ्रेश कैपिटल ऐड करी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। कोई भी प्रॉफिट आएगा तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा। और इनकम के देखिए पार्ट्स, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। इस तरीके की कोई भी इनकम हमारे पास आती है, हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड। और अगर हमारा कैपिटल पार्ट डिक्रीज़ कैसे होगा, अगर हमने उसमें से कोई अमाउंट निकाल लिया उसका तो वो कम हो जाएगा। कोई भी लॉस या एक्सपेंस होता है तो वो कम हो जाएगा। मीन्स कार्टेज, रेंट पेड, वेजेस, कमीशन पेड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड। डेप्रिसिएशन टर्म भी जब अभी क्वेश्चन में आएगी हम इसको तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जितने भी खर्चे हैं अगर होते हैं बिजनेस के अंदर तो वो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। कैपिटल इस केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अब देखिए हमें एक वर्ड याद रखना है, उसके साथ हम अपने क्वेश्चंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ड है क्लियर। क्लियर मीन्स क्लियर का सी इंडिकेट कर रहा है कैपिटल, एल इंडिकेट कर रहा है लायबिलिटी, ई इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ए असेट्स, आर रिवेन्यू। अब जो आपका कैपिटल वर्ड है, कैपिटल वर्ड कैसे आएगा, कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मींस कैपिटल के अंदर जितनी इनकम आएगी उनको जोड़ देंगे और जो खर्चे होंगे उनको माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास जो 5 टर्म्स हैं ये इसके अंदर हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अब हमारा अकाउंटिंग का फॉर्मेट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं उसके लिए आपका एक क्वेश्चन ले रही हूँ और आपको बी पेशेंटली इसको देखना है और ख़ुद से भी इसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। अभी इनका मीनिंग भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ट्रांजेक्शन्स इनबिल्ट करनी है, फिर हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। कोई जॉन है, उसने क्या किया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है विथ 40,000। बिज़नेस स्टार्ट किया है मतलब बिज़नेस के अंदर कैश आई है, कैपिटल आया है। बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल लगाई है, कैपिटल लगाई है इन फॉर्म ऑफ कैश। तो हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैपिटल आ रही है बिजनेस के अंदर और एक कैश आ रहा है, कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश आ रही है। तो असेट साइड कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी साइड कैपिटल। ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट गुड्स किस पे ख़रीदा है, क्रेडिट पे। तो एक तरफ तो स्टॉक इंक्रीज़ होगा क्योंकि परचेज़ किया है, दूसरी तरफ हमने उधार पे लिया है तो मींस क्रेडिटर आ जाएंगे ना बुक्स के अंदर, क्योंकि उनकी पेमेंट करनी है तो हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें ये अमाउंट 15,000 किसी पर्सन का पे करना है। तो ये एज अ लायबिलिटी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। ठीक है। फर्नीचर परचेज़ किया है फॉर कैश। अगर फर्नीचर कैश में परचेज़ किया है तो यहाँ कौन सी 2 ट्रांजैक्शन हो रही है, फर्नीचर ख़रीदा है, बिज़नेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है और बिज़नेस का कैश बाहर जा रहा है। तो फर्नीचर और कैश यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। इसके बाद पेड रेंट या पेड सैलरी, जो भी खर्चा होगा, खर्चा आकर हो रहा है और साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैश जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹12,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 15,000। यहाँ पे 12,000 रुपये का माल हमने अपना जो फर्म को पड़ा था वो हमने 15 का बेचा है। मीन्स 3,000 रुपीज़ का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट। तो 12,000 का गुड्स माइनस हो जाएगा, 15,000 का पैसा बुक कर लेंगे एसेट, क्योंकि जो आना है फ्यूचर में, और जो इनका 3,000 का डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। पेड टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स 15,000 के ऊपर आए थे उनको हमने 8,500 की पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएंगे क्योंकि कम हो गए, और कैश पेमेंट हो गई तो कैश माइनस हो जाएगा। उसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे, रिवेन्यू है, कैपिटल में ऐड होगी, और एक तरफ से कैश आया है तो कैश बढ़ जाएगा। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए हमने क्या किया है, कैश विड्रॉन कर लिया, तो क्या करेंगे, कैश निकाल लेंगे बिजनेस से, तो कैश निकालने से कैश कम हो जाएगा, और विड्रॉन की एंट्री है कहाँ से, कैपिटल में से, तो कैपिटल भी माइनस हो जाएगी इस केस में। बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर 8,000 एंड पेमेंट वॉज मेड बाय 5,000। मीन्स हमने गुड्स खरीदा है राम से 8,000 रुपये का और 5,000 रुपये की उसको पेमेंट कर दी है।
तो इस केस में आपको क्या करना है, राम को गुड्स खरीदने की एंट्री आएगी, तो राम से तो हमने क्या किया, 8,000 का गुड्स तो खरीदा है, तो गुड्स आया 8,000 का, बाकी क्या हुआ, राम का 3,000 का अमाउंट पेमेंट में रह गया, तो राम को क्या करेंगे, 3,000 से क्रेडिटर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ जॉन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, और उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ये कंप्लीट पूरा फॉर्मेट रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन हमने यहाँ पे भी नोट डाउन कर दी है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आई उसका समरी यहाँ पे आएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹40,000 था, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 40,000 के लिए असेट्स के नीचे किस फॉर्म में आया है, कैश, और कैपिटल आई है बिजनेस के अंदर, तो मैंने यहाँ ये दो नाम ऐड कर दिए। तो कैश, अब कैश के नीचे मैं क्या कर दूँ, 40,000 रुपीज़ का कैश आया है एंड 40,000 रुपीज़ की कैपिटल। तो आप देखेंगे तो मेरी इक्वेशन बोथ साइड बैलेंस हो रही है, 40,000 एक साइड है, 40,000 दूसरी साइड है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 15,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, तो बुक्स के अंदर उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, तो मैं स्टॉक के नाम का एक और हेड ओपन कर दूंगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आया है, तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक में कितना अमाउंट लिख दूं, 15,000 रुपीज़ का, इक्वलेंट टू, ये गुड्स आया है ना, गुड्स किस पे आया है, क्रेडिट पे, तो लायबिलिटी साइड क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,000, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि उधार में ख़रीदा है, कैश में होता तो यहाँ पे कोई ऐड या लेस होता, बट फिलहाल यहाँ पे स्टॉक उधार पे आया है, तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए और स्टॉक बढ़ गया। इसके बाद देखिए, अब इसको हमें न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कैसे, 40,000 ज़ीरो 40,000, कैश हमारे पास कितना है इस ट्रांजैक्शन के बाद, 40,000, स्टॉक कितना हो गया, 15,000, क्रेडिटर्स कितने हैं, 15,000 के, एंड कैपिटल कितनी है, 40,000। हमें हर न्यू इक्वेशन में ये चेक करना है कि बोथ साइड हमारा बैलेंस सेम है क्या, 40,000 प्लस 15 इक्वल्स टू 55, 40,000 प्लस 15 इक्वल्स टू 55। ठीक है, अब आया फर्नीचर परचेज, हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज इन कैश 10,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर परचेज 10,000 इन कैश, तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो माइनस आपको ब्रैकेट में शो करना है, अकाउंट्स में हर चीज़ ब्रैकेट में शो की जाती है अगर माइनस में है तो। ठीक है, इसके बाद बिजनेस में एक और असेट आ रही है, किस नाम से, फर्नीचर, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का ऐड हो गया, एक तरफ पैसा चला गया, एक तरफ असेट आ गई, यहाँ पर हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 30,000, 15,000 एंड 10,000, और यहाँ हमारी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 15,000 एंड 40,000। वापस चेक करते हैं, 15 प्लस 40 55, 30 प्लस 15 प्लस 10 55। ठीक है, पेड सैलरी एंड रेंट, 700 रुपीज़ की सैलरी है एंड 300 रुपीज़ का रेंट है, इनको सम अप करके 1,000 रुपीज़ का मैंने एक्सपेंस किया है, तो कैश पेमेंट है तो 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे कैश में से, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कैपिटल में कोई भी रिवेन्यू होगी ऐड कर देंगे, एक्सपेंस होगा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम 1,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29,000, 15,000 एंड 10,000, सेम एज 15,000 एंड 39,000। इसके बाद आपने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट
12,000 रुपीज़ का गुड्स इन 15,000। अगर 12,000 का माल 15 में बेचा है तो 12,000 का गुड्स एक तो माइनस हो जाएगा, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी डेटर्स, क्योंकि गुड्स बेचा है, पैसा आएगा, उधार पे बेचा है, तो डेटर्स का नाम क्रिएट हो जाएगा। कस्टमर को हम बुक्स में इंक्लूड कर देंगे विथ 15,000। वो हमें अमाउंट कितना देगा? 15,000 का। 12,000 का माल 15 में बेचा है तो 3,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमारी न्यू इक्वेशन क्या रह गई? 29,000 का कैश, 3,000 का माल रह गया क्योंकि 12,000 का बेच दिया, 10,000 का फर्नीचर एज इट इज़ आ जाएगा और नए क्रिएट हो गए डेटर्स 15,000 के नाम से, और 15,000 के क्रेडिटर्स हैं। और अब हमारे पास जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है वो हो गया है 42,000। अब हमें पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को 8,500 की। 8,500 की पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, इसके बाद कहीं और इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। असेट में क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 8,500 से। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? 20,500 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, यहाँ आ जाएगा आपका 6,500 रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है, प्लस 40,000। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कितने का रिसीव हुआ है? 1,500 का। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब इनकम रिसीव हो रही है इन कैश, तो कैश में इंक्रीज हो गया। स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं और डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। इसके बाद 1,500 हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, सीधा इसको कैपिटल में जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22,000। 3,000 का स्टॉक है हमारे पास, 10,000 के फर्नीचर है हमारे पास और 15,000 का डेटर्स। और क्रेडिटर्स के लिए कोई चेंज नहीं था तो 6,500 सेम एंड कैपिटल हो जाएगी 43,500। अब देखिए कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए 4,000 रुपये का, तो 4,000 रुपये का विड्रॉ किया है मीन्स कैपिटल में से और कैश में से कम हो जाएगा और बाकी किसी भी जगह पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 18,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 65 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपका 39,500। इसके बाद देखिए आपका पेड कर दिया कैश राम को पेड कितना किया है? 8,000 का गुड्स खरीदा था और 5,000 पेड किया है, तो 8,000 रुपीज़ का गुड्स आया है बिजनेस के अंदर, ठीक है, और 5,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी हमने। इसके अलावा जो 3,000 का माल का हमने पेमेंट नहीं किया उसका क्रेडिटर्स बुक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15,000 इन कैश, 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13,000। 13,000 का कैश आ जाएगा, गुड्स की वैल्यू आ जाएगी 11,000 और फर्नीचर है ये हमारे यहाँ 10,000 और डेटर्स है 15,000। 9,500 के क्रेडिटर्स और 39,500 के कैपिटल। देखिए हम अपनी इक्वेशन मैच कर लेते हैं। 13 प्लस 11 24, 34 एंड 49, इसका जो टोटल आ रहा है आपका कितना आ रहा है? 49,000। ऐसे यहाँ देखिए 95 प्लस 39,500 मीन्स 49,000। बस आपको यहीं पे इक्वेशन क्लोज करनी है, बस मैंने आपको टोटल करके बताया, ठीक है। डबल लाइनिंग से हमारी इक्वेशन क्लोज हो गई। इट्स कम फाइनल इक्वेशन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। इसी तरीके से आपको बिग साइज रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती आप लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन है, इसकी सिचुएशन में आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
तो जैसे भी पॉसिबल है, बस हमें ये चाहिए कि हम अपना गो थ्रू होते रहें और रिव्यू करते रहें कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपका एक क्वेश्चन आज लिया है। इसके बाद मैं आपको इसका हमारा सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन का, बैलेंस शीट, वो मैं आपको बता रही हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम। देखिए बैलेंस शीट, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन डेट। एक पर्टिकुलर डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसका पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है जॉन की, जिसमें फॉर्मेट क्या है, देखिए असेट लायबिलिटी, लायबिलिटी अमाउंट, असेट एंड अमाउंट, जितनी भी असेट साइड हैं वो इधर आ जाएंगी और जो लायबिलिटीज़ हैं वो इस साइड आ जाएंगी। तो हमारी देखिए असेट्स में क्या क्या है हमारे पास, कैश, स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स। और लायबिलिटी साइड में क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। कैश था मेरे पास 13,000 का, स्टॉक था 11,000 का, फर्नीचर था 10,000 का एंड डेटर्स थे 15,000 के। क्रेडिटर्स का अमाउंट था हमारा 9,500 एंड कैपिटल का अमाउंट था 39,500। बोथ साइड टोटल अगर हमारा मैच हो जाता है तो मीन्स कि हमने सारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही तरीके से मैथमेटिकली पॉसिबली सॉल्व की है। 13 + 11 + 10 एंड 15 इक्वल्स टू 49,000। देखिए बोथ साइड इक्वल आ गई हैं, असेट एंड लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस के पिक्स सेंड कर दूंगी, आपको उन क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। थैंक यू।